नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य के स्थापत्य कला के ऊपर। स्थापत्य कला का अर्थ क्या होता है? स्थापत्य कला का अर्थ होता है महल, मंदिर, बावड़ी, कुंड, छतरी इत्यादि का जो निर्माण करवाया जाता है वो सारे कार्य कौन सी कला के अंतर्गत रखे जाते हैं? स्थापत्य कला के अंतर्गत रखे जाते हैं। दोस्तों देखिएगा, स्थापत्य कला के अंदर मैंने आपको कई बार बताया है, फिर बता रहा हूं, राजस्थान की स्थापत्य कला हर प्रतियोगी परीक्षा में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, पिछले 6 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए स्थापत्य कला से सर्वाधिक प्रश्न बन रहे हैं। और दोस्तों वो प्रश्न कहां से बन रहे हैं? वो प्रश्न बन रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से बन रहे हैं। दोस्तों अपने को पता भी नहीं चलता प्रश्न आता और वो दुर्ग से संबंधित होता है। दोस्तों और अपने को राजस्थान के दुर्ग अगर अच्छे से समझ में आते हैं और अपने राजस्थान के दुर्ग अगर अच्छे से समझ लिए तो आपने यह समझ लीजिए कि राजस्थान जीके का कलेजा निकाल लिया है। अब उसमें कुछ नहीं बचा है, बाकी जो मोटा मोटा खोखला तंत्र है उसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन यह प्रमुख रीढ़ की हड्डी कहलाता है राजस्थान का दुर्ग। दोस्तों राजस्थान के दुर्ग में अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पार्ट 1 में अपन ने अध्ययन किया था और आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पार्ट 2 का अध्ययन करते हैं। दोस्तों चित्तौड़गढ़ के पार्ट 1 में दोस्तों अपन ने देखा था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को कहते। प्रत्येक दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया कि निर्माण, उसका आधुनिक निर्माता श्रेणी के समय मैंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो अगर धानवन श्रेणी को छोड़ दिया जाए तो मित्रों सभी श्रेणियों में फिट बैठता है, यानी धानवन को छोड़कर के इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सभी प्रकार की श्रेणियों में रखा जा सकता है। दोस्तों उसके बाद मैंने कहा कि इस दुर्ग के कुल 7 प्रवेश द्वार है, जिनमें से मित्रों मुख्य प्रवेश द्वार जो है उसका नाम है पाडन पोल और एक पीछे छोटा दरवाजा है जिसको लाखेटा की बारी भी कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद मैंने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनामों से परिचित करवाया था और चित्तौड़गढ़ के उपनामों के बारे में मैंने बताया था कि ये राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर कहलाता है, त्याग बलिदान का प्रतीक दुर्ग है, सबसे बड़ा दुर्ग है, मालवा का प्रवेश द्वार है, दक्षिणी सीमा का प्रहरी है और राजस्थान का गौरव है। इन इत्यादि उपनामों से अपने चित्तौड़गढ़ को नवाजा था। और उसके बाद दोस्तों अपन में इस दुर्ग के अंदर चले थे। मैंने कहा कि प्रवेश द्वार पर आप जाएंगे तो पाडन पोल पर रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। रावत बाग सिंह कौन है? देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत है जो 1534 में गुजरात आक्रमण के समय मेवाड़ का नर्तत्व करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद मैंने कहा कि नंबर 2 के प्रवेश द्वार पर अपन चलेंगे तो वहां पर भैरव पोल निर्मित है और जो भैरव पोल है उसके ऊपर 4 हाथ वाले चतुर्भुज लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की छतरी निर्मित है 4 खंभों की। कल्लाजी राठौड़ कैसे वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी पीठ कहां पर है, उनके बारे में कुछ अपने साधारण जानकारियां देखी। उसके बाद मैंने कहा कि इस दुर्ग का जो 7वां और अंतिम प्रवेश द्वार है उस अंतिम प्रवेश द्वार का नाम है रामपोल और उस रामपोल के ऊपर जो है वो अपने फतेह सिंह सिसोदिया, जिसे अपन फत्ता कहते, उसकी छतरी या उसका स्मारक बना हुआ है। और फतेह सिसोदिया मित्रों 1568 ईस्वी का जब अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था उस समय वीर गति को प्राप्त हुए थे और ये फत्ता की स्मारक यहीं पर बना हुआ है। मित्रों अगर आपसे पूछ ले कि जैमल और फत्ता दोनों की मूर्तियां राजस्थान के किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगी है तो वो बीकानेर के जूनागढ़ द्वार पर लगी हुई है। दोस्तों और जूनागढ़ द्वार जो है उसका निर्माण करवाया तब राय सिंह ने। दोस्तों अकबर भी इस जैमल और फत्ता की वीरता से बड़ा प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के इस जैमल और फत्ता दोनों की जो मूर्तियां हैं वो आगरा के दुर्ग के दरवाजे पर लगाता है, लेकिन वहां से औरंगजेब जो आता है औरंगजेब इन मूर्तियों को दोस्तों तुड़वा देता है। वर्तमान में इनकी मूर्तियां जूनागढ़ बीकानेर में लगी है। उसके बाद दोस्तों चित्तौड़गढ़ के पार्ट 1 में अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख महल कौन कौन से वो महल देखे छोटे मोटे, और उस समय मैंने बताया था कि सबसे प्रमुख महल आप याद रखना नवकोटा महल, जहां पर पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि उदय सिंह की रक्षा करते हुए दी थी। उदय
सिंह को यहां से बचा करके कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास में संरक्षण हेतु भेजा गया। उसके बाद यहां पर प्रमुख मंदिर पड़े 10-11, और मैंने कहा कि मंदिर इस दुर्ग के बड़े महत्वपूर्ण है। मैंने 2 तो आपको जैन मंदिर बताए, एक श्रृंगार चौरी मंदिर के बारे में अपन ने चर्चा की जिसका निर्माण वेलका के द्वारा करवाया गया, और इसी मंदिर में राणा कुंभा की जो पुत्री थी उस रम्माबाई अथवा वागीश्वरी का मंडूली के साथ में विवाह होता है, यानी रम्माबाई का मैरिज गार्डन हो सकता है। नंबर 2 पर मैंने कहा कि एक और जैन मंदिर बना हुआ है, सतबीस देवरी मंदिर, वो भी जैन मंदिर है। फिर मैंने बताया कालिका माता का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूर्य मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, मीरा मंदिर, इस प्रकार के कई मंदिरों के ऊपर दोस्तों अपन ने चर्चा की। और उसके बाद में दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मंदिर, महल, स्मारक, छतरी, प्रवेश द्वार, उपनाम, निर्माता, इन सभी फैक्ट्स पर अपन चर्चा कर चुके हैं। और अब इस पार्ट 2 में इस दुर्ग के कई और महत्वपूर्ण स्थानों के ऊपर दोस्तों आपको भ्रमण कराते हैं। तो देखिएगा, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐसा एक बना हुआ दुर्ग है। इस दुर्ग का नाम बताओ कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़। इसके बारे में और क्या क्या ध्यान रखें गुरुजी? तो दोस्तों ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में और अपने को क्या ध्यान रखना है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों एक बन रखा है नव कोठा भंडार, नव लखा भंडार अथवा नव कोठा भंडार, नव लखा भंडार अथवा नव कोठा भंडार। क्या है गुरुजी नव लखा अथवा नव कोठा भंडार? मित्रों वो महल अलग है और ये भंडार अलग है। इसका जो निर्माण करवाया जाता है वो निर्माण करवाया जाता है दोस्तों बनवीर के द्वारा। और ये जो नव कोठा अथवा नव लखा भंडार है इससे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग कहते हैं। इससे चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग कहते हैं। इससे चित्तौड़गढ़ का बताओ क्या कहते हैं? इससे चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग कहते हैं। मित्रों लघु दुर्ग कहते हैं। इस लघु दुर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लघु दुर्ग का अर्थ होता है किसी दुर्ग के अंदर अगर कोई दुर्ग बना हुआ है तो उस दुर्ग को अपन कहते हैं लघु दुर्ग। किसी दुर्ग के भीतर कोई दुर्ग होना लघु दुर्ग कहलाता है। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इसके अंदर एक और छोटा दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है नवकोटा भंडार। और नवकोटा भंडार का निर्माण बनवीर ने करवाया। अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के लिए बन सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग है गोरा बादल महल, नवकोटा भंडार। विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं नवकोटा महल और नवकोटा भंडार में। मित्रों नवकोटा भंडार इस दुर्ग का प्रमुख कौन सा दुर्ग कहलाता है? लघु दुर्ग कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो दुर्ग है इसमें प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अगर मैं प्रमुख जलाशय के बारे में चर्चा करूं कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसके प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं, तो दोस्तों देखिएगा जहां पर 4-5 प्रमुख बावड़ियां बनी हुई है और कुंड बने हुए हैं उनके बारे में भी कभी कभार प्रश्न जो परीक्षक है हाथ डाल लेता है। नंबर 1 पर दोस्तों ध्यान रखना घी तेल बावड़ी, घी और तेल बावड़ी। मित्रों ध्यान रखिएगा ये जो घी और तेल बावड़ी है ये घी और तेल बावड़ी बताओ राजस्थान के कौन से गढ़ में बनी है? चित्तौड़गढ़ में। ऐसा कहते हैं कि मित्रों इस बावड़ी के खुदाई के समय इस बावड़ी की जो सीढ़ियां बनाई गई थी उसमें आधी सीढ़ियों की तरफ तो घी का प्रयोग किया गया और आधी सीढ़ियों की तरफ तेल का प्रयोग किया गया। इस कारण इस बावड़ी को घी तेल बावड़ी कहते हैं। राणा कुंभा के काल में निर्मित है, कोई निर्माता नहीं है दोस्तों। काल में निर्मित होने का अर्थ होता निर्माण जो है सिलावटों के द्वारा किया गया। नंबर 2 पर दोस्तों मैं बात करता हूं इस दुर्ग में भीमलत कुंड। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि भीम और लत यानी लात और भीम यानी भीम। भीम जो था पांडव जो भीम था उस भीम ने ऐसा कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में पहाड़ी के ऊपर एक लात मारी थी और उस लात से एक कुंड बन गया जिसको भीमलत कुंड कहते हैं। मित्रों ये भीमलत कुंड अपने बैराट में भी है, भीमलत कुंड आमेर में भी बना हुआ है, लेकिन एक भीमलत कुंड दोस्तों कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में भी बना हुआ है। 3 प्रमुख भीमलत कुंड मिलते हैं, एक तो बैराट में मिलता है, एक आमेर में मिलता है और एक चित्तौड़गढ़ में दोस्तों भीमलत कुंड मिलता है। नंबर 3 पर दोस्तों ध्यान रखिएगा रत्नेश्वर तालाब। बताओ यहां पर एक तालाब
बना हुआ है। इस तालाब का नाम बताओ कौन सा तालाब है? रत्नेश्वर तालाब। मित्रों इस दुर्ग का पेयजल स्रोत है रतन सिंह ने बनवाया। नंबर 4 पर मित्रों गोसुंडी की बावड़ी, महत्वपूर्ण बावड़ी गोसुंडी की बावड़ी। दोस्तों ये जो गोसुंडी की बावड़ी है, ये गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण दोस्तों श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया। रायमल की पुत्री, और रायमल की पुत्री का नाम बताओ क्या था? रायमल की पुत्री श्रृंगार देवी के द्वारा इस गोसुंडी की बावड़ी का क्या करवाया गया? श्रृंगार देवी द्वारा निर्माण। मित्रों आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि बावड़ी होती क्या है। दोस्तों बावड़ी एक जल संग्रहण करने का क्या होती है? स्थान होता है। जिस प्रकार आप अपने घर पर, हम अपने सभी अपने घर पर टांके का रूप तो देखा हुआ होगा। टांका जिस प्रकार होता है, टांके में क्या होता? अंदर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं होती। मित्रों बावड़ी के अंदर जमीन में काफी खुदाई करके एक झील वाले स्थान पर और इसके पेंदे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगा दी जाती है, और ऐसा सीढ़ियों वाला जो स्थान जिसमें जल संग्रहित किया जाता है, उस स्थान को दोस्तों बावड़ी कहा जाता है। तो गोसुंडी की बावड़ी रायमल की पत्नी, और रायमल की पत्नी है दोस्तों, पुत्री नहीं है। रायमल की जो पत्नी है वो रायमल की पत्नी किसके द्वारा बनवाया जाता है? श्रृंगार देवी द्वारा बनाया जाता है। मित्रों ये श्रृंगार देवी जोधपुर के शासक राव जोधा की पुत्री भी थी, और राव जोधा की पुत्री थी। अमल बामल की संधि के तहत इस राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवा दिया था, और इसी रायमल की पत्नी जो है श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में एक महत्वपूर्ण बावड़ी और काफी बड़ी बावड़ी है, उस बावड़ी का निर्माण करवाया जिसको अपन गोसुंडी की बावड़ी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों खातन की बावड़ी बताओ, इसके अलावा यहां पर एक पेयजल स्रोत है, उस पेयजल स्रोत का नाम क्या है? खातन की बावड़ी। दोस्तों ध्यान रखिएगा खातन की बावड़ी भी इसी दुर्ग में स्थित है। भीमलत कुंड है, रत्नेश्वर तालाब है, गोसुंडी की बावड़ी है, गीतेल बावड़ी है। ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों ध्यान रखिएगा इस दुर्ग के पेयजल स्रोत माने जाते हैं। इस दुर्ग के पेयजल स्रोत हो गए, इस दुर्ग के सरोवर हो गए, इस दुर्ग के महल हो गए, मालिये हो गए, मंदिर हो गए, लघु दुर्ग हो गया। यानी स्थापत्य कला इस दुर्ग की लगभग दोस्तों अपन देख चुके हैं। महत्वपूर्ण पोर्शन एक बचा है विजय स्तंभ, उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो यहां तक की कहानी समझ में आनी चाहिए कि 5-7 तो बावड़ियां हैं, और इस दुर्ग का लघु दुर्ग नवकोटा भंडार कहलाता है। लघु दुर्ग की परिभाषा होती है दुर्ग के अंदर दुर्ग जो होता है उसी को अपन कौन सा दुर्ग कहते हैं? लघु दुर्ग कहते हैं। मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक विजय स्तंभ भी बना हुआ है। दोस्तों क्या है विजय स्तंभ, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिएगा दोस्तों पहले तो विजय स्तंभ बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विजय स्तंभ से परीक्षा में, हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने योग्य बात है कि विजय स्तंभ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विजय स्तंभ है क्या? देखना दोस्तों, मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ के शासक का नाम था राणा मोक्कल। दोस्तों मेवाड़ का शासक था राणा मोक्कल, और राणा मोक्कल का जो शासन काल था वो था 1421 से 1433। मित्रों इस राणा मोक्कल जब शासक बना था, तब इस राणा मोक्कल का जो संरक्षक था, उस संरक्षक का नाम था रणमल राठौड़, जोधपुर का था मित्रों। और ये जो रणमल राठौड़ है, ये रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ करवाता है, और राणा लाखा के साथ इस शर्त पर करवाता है कि हंसाबाई की कोख से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होना चाहिए। मित्रों उस राणा लाखा और हंसा को जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम है मोक्कल, यानी रणमल राठौड़ जो है मोक्कल का मामा है, और मोक्कल रणमल का भांजा है। मित्रों ये मामा क्या करता है, जब मोक्कल राजा होता है तो मेवाड़ के सिस्टम को खोखला करने की कोशिश करता है, मेवाड़ में राठौड़ वंश का प्रभाव बढ़ाता है। और जब मेवाड़ में दोस्तों राठौड़ वंश का प्रभाव बढ़ता है तो दोस्तों मेवाड़ के सरदार बड़े नाखुश होते हैं। और मेवाड़ के सरदार बड़े नाखुश होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि मेवाड़ के सरदारों ने कहा कि हम तो राणाओं के सरदार हैं, राणाओं की सेनाओं के अधीन काम करना चाहते हैं, हम राठौड़ों के अधीन काम नहीं करना चाहते। लेकिन मित्रों मामा अपने भांजा की सत्ता का दुरुपयोग करते हुए
सभी मेवाड़ के उच्च पदों पर मंत्री संतरी सभी जगह राठौड़ जाति के लोगों की नियुक्तियां कर देता है। इस बात से मित्रों मेवाड़ के सरदार बड़े नाराज होते हैं और उन सरदारों में से दो प्रमुख सरदार थे, चाचा मेरा और इनका साथ देने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था महप्पा पंवार। मित्रों चाचा मेरा और महप्पा पंवार क्या करते हैं, चाचा महप्पा पंवार इस रणमल राठौड़ को मारने की योजना बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इनको किसी आप जैसे समझदार व्यक्ति ने बताया, रे रणमल राठौड़ को मारने से कोई फायदा नहीं है, अगर आपको मारना ही है तो आप किसको मारिए, मोक्कल को मारिए, ताकि मोक्कल मर जाएगा, मोक्कल की हत्या हो जाएगी तो ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। कहने का अर्थ क्या हुआ, अरे अगर मोक्कल ही नहीं रहा तो रणमल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जब भांजा ही नहीं रहेगा तो मामा का यहां पर प्रभाव कोई चलने नहीं देगा। क्यों नहीं चलने देगा, इसी मोक्कल का जो पुत्र था, इस मोक्कल के पुत्र का नाम था राणा कुंभा। और आप जानते हैं फाइटर मैन राणा कुंभा बड़ा प्रतापी शासक था। मित्रों राणा मोक्कल का पुत्र था कुंभा, इसलिए ये चाहते थे कि राठौड़ों का प्रभाव कम हो। अगर राठौड़ों का प्रभाव कम होना है तो मेवाड़ के सरदार चाहते थे कि कुंभा आएगा तो ही राठौड़ों का प्रभाव कम हो सकता है। मित्रों ये चाचा वे मेरा राणा मोक्कल की हत्या कर देते हैं 1433 ईस्वी में। जब चाचा और मेरा राणा मोक्कल की हत्या कर देते हैं 1433 ईस्वी में, तो अगला शासक 1433 से लगा करके 1468 तक मेवाड़ में बताओ कौन बन जाता है, राणा कुंभा बन जाता है। मित्रों राणा कुंभा जिस दिन शासक बना था उस दिन राणा कुंभा ने दो कस्में खा ली। राणा कुंभा ने कहा कि एक तो मैं मेरे पिता के हत्यारों से बदला लेकर के रहूंगा, चाहे मेरे पिता के हत्यारे किसी भी जमीन के कोने में चला जाए, मंगल ग्रह पर भी अगर चले जाएंगे तो मैं मेरे पिता के हत्यारों से बदला लेकर के रहूंगा। मित्रों पिता के हत्यारे कौन है, चाचा और मेरा है, और कुंभा हर हाल में इनसे बदला लेना चाहता है और इनको मौत के घाट उतारना चाहता है। दूसरी कसम राणा कुंभा ने क्या खाई कि मेरे पिता की हत्या का कारण क्या था, राठौड़ जाति का बढ़ता प्रभाव। अगर मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव नहीं बढ़ता तो राणा मोक्कल की हत्या नहीं होती। अगर रणमल राठौड़ों का प्रभाव नहीं बढ़ाता तो राणा मोक्कल की हत्या नहीं होती। इस कुंभा ने कहा कि मेरे पिता की हत्या राठौड़ जाति के बढ़ते प्रभाव के कारण हुई है और मैं अब मेवाड़ ही नहीं मारवाड़ से भी राठौड़ों का नामो निशान मिटा दूंगा। मित्रों कुंभा ने यह दूसरी कसम खा ली और कुंभा ने सबसे पहले अपने पिता के चाचा वे मेरा जो है, इस चाचा वे मेरा से बदला लेना चाहा, यानी चाचा और मेरा को मारना चाहा। मित्रों ये चाचा और मेरा को जब मारने की योजना बनाता है, क्योंकि इसने कसम खा रखी है कि दोनों बातें मैं सबसे पहले पूरी करूंगा, तो मित्रों चाचा और मेरा मेवाड़ से भाग करके मालवा का एक शासक था, उस मालवा के शासक का नाम था दोस्तों महमूद खिलजी प्रथम। बताओ मालवा के शासक का नाम क्या था, महमूद खिलजी प्रथम। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों चाचा मेरा वे महप्पा पंवार मेवाड़ छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि मेवाड़ में रहेंगे तो कुंभा मौत के घाट उतार देगा, इसलिए ये भाग करके मालवा वर्तमान में एमपी में पड़ता है, वहां के शासक महमूद खिलजी प्रथम की शरण में आ जाते हैं। मित्रों कुंभा ने इस खिलजी प्रथम को कहा रे कि खिलजी तेरी जो शरण में आए हैं चाचा और मेरा, वो मेरे पिता के हत्यारे हैं, इनको तू वापस लौटा दे मुझे, क्योंकि मैं इनको मार करके मेरे पिता की हत्या का बदला लेना चाहता हूं। दोस्तों इस महमूद खिलजी ने आनाकानी की। महमूद खिलजी ने कहा कि जो भी मेरी शरण में आया है उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है और मैं इनको तुम्हें वापस लौटा नहीं सकता। मित्रों कुंभा ने खिलजी को समझाया, रे खिलजी मान ले, खिलजी मान ले, तू तेरी खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा, मेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू इनकी क्या रक्षा करेगा, ऐसा कर तू इनको लौटा दे, इसी में तेरा भला है। लेकिन मित्रों खिलजी प्रथम ने इस चाचा मेरा वे महप्पा पंवार को लौटाने से मना कर दिया। तो मित्रों मना कर दिया तो राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में इस महमूद खिलजी के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। दोस्तों 1437 ईस्वी में आक्रमण हुआ और ये आक्रमण जिस स्थान पर हुआ उस स्थान को अपन कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। बताओ कौन सा युद्ध कहते हैं, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में क्यों हो रहा है, क्योंकि महमूद खिलजी ने चाचा मेहरा वे महप्पा पंवार को शरण दे रखी है,
जबकि कुंभा इनसे बदला लेना चाहता है। जब 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है तो मित्रों इस सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी जो है, इस महमूद खिलजी प्रथम को राणा कुंभा बुरी तरीके से पराजित करता है और चाचा मेरावे मेप्पा पंवार को मौत के घाट उतार करके अपने पिता के हत्यारों की बदला लेता है। मित्रों नंबर 1 तो कुंभा जो है उसने अपने पिता के हत्यारों से बदला ले लिया, और नंबर 2 उधर राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को रोकना है तो वो आप इतिहास में देखना, हालांकि दासी बारमली के सहयोग से इस रणमल को मरवाया, बाद में जोधा को भी इधर उधर भगाया और अंत में सोजत पाली में अवल बावल की संधि हुई। यानी कुंभा ने दूसरा वचन भी पूरा किया था, लेकिन अभी अपने काम का वचन केवल एक ही है। कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध जीता था, और कुंभा की ये जो सारंगपुर की विजय है दोस्तों, इस कुंभा के सारंगपुर की इस विजय को बताओ कौन सा विजय कहलाती है? कुंभा की ये विजय दोस्तों मालवा विजय कहलाती है। दोस्तों कुंभा की ये जो मालवा विजय है, इस मालवा विजय की खुशी में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने दोस्तों एक 9 मंजिला भवन बनाया, और उसी भवन को अपन कहते हैं विजय स्तंभ। बताओ उसी भवन को अपन कौन सा स्तंभ कहते हैं? विजय स्तंभ कहते हैं, जय स्तंभ कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं, विक्ट्री टावर कहते हैं। ये 9 मंजिला भवन राणा कुंभा कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बनाता है? मालवा विजय कब होती है? 1437 में। किसके खिलाफ होती है? महमूद खिलजी प्रथम के खिलाफ। क्यों होती है? क्योंकि इसने चाचा मेरा मेप्पा को शरण दे रखी है। चाचा मेरा मेप्पा कौन है? राणा मोकल के हत्यारे हैं। हत्या क्यों की? मेवाड़ में राठौड़ों का बढ़ता प्रभाव देख करके राठौड़ों के प्रभाव को कम करने के लिए हत्या कर दी। लेकिन कुंभा के दिमाग में ये तीनों नाम चढ़ गए थे, और कुंभा जो सोच लेता था वो कर दिखाता था। कुंभा जो सोच लेता था वो कर दिखाता था। इस कारण उसको नरपति, अश्वपति, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, सेव गुरु, युद्ध गुरु, स्थापत्य गुरु, दूड़ गुरु इत्यादि उपाधियों से बताओ किसको जाना जाता है? राणा कुंभा को जाना जाता है। लेकिन अब अपन आते हैं अपने मूल विषय पर। अपने को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मालवा विजय के उपलक्ष्य में एक स्तंभ बनाया। उस स्तंभ का नाम बताओ कौन सा स्तंभ था? विजय स्तंभ था। दोस्तों ये बात अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब आप कहेंगे कि विजय स्तंभ कौन सा है, विजय स्तंभ कैसा है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विजय स्तंभ जो है वो विजय स्तंभ एक 9 मंजिला भवन है। विजय स्तंभ बताओ एक कैसा भवन है? विजय स्तंभ मित्रों एक 9 मंजिला भवन है। तो इस विजय स्तंभ के बारे में अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक विजय स्तंभ, प्रत्येक जानकारी इस विजय स्तंभ की अपने को पता होनी चाहिए। मित्रों इस विजय स्तंभ का ही बताओ दूसरा नाम क्या है? जय स्तंभ है। मित्रों विजय स्तंभ का ही नाम जय स्तंभ। मित्रों जय स्तंभ का ही दूसरा नाम बताओ कौन सा ध्वज है? विष्णु ध्वज। मित्रों इसी विष्णु ध्वज का ही दूसरा नाम क्या है? आप इसी को कह सकते हैं विक्ट्री टावर। बताओ इसी को अपन क्या कह सकते हैं? विक्ट्री टावर। मित्रों ये जो विजय स्तंभ है, जो जय स्तंभ है, जो विष्णु ध्वज अथवा विक्ट्री टावर है, अब इसके बारे में अपन महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर सबसे पहले तो पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो अपन आसानी से बता देंगे कि इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। इसका निर्माण बताओ किसने करवाया? राणा कुंभा ने। दोस्तों नंबर 2 पर अपने को पूछे कि निर्माण कब हुआ, तो दोस्तों ध्यान रखना निर्माण अवधि। दूसरा नंबर आपसे पूछा जा सकता है कि निर्माण कब हुआ, तो निर्माण अवधि बताओ क्या है? 1440 में यह भवन बनना शुरू हुआ था, और 1448 में यह भवन बनकर के क्या हो गया था? तैयार हो गया था। मित्रों क्यों करवाया, तो आप बताएंगे मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित। मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित, यानी मालवा विजय की खुशी में निर्मित, मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित, मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित हो गया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित। अगला बिंदु दोस्तों ध्यान रखना, मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित तो हो गया, ठीक बात है। इसका वास्तुकार कौन था? दोस्तों प्रत्येक छोटी छोटी बात आजकल राजस्थान की परीक्षा एजेंसियां क्या करती है?
छोटी बात को पकड़ती है और छोटी बात का बतंगड़ बना देती है। छोटी बात का बताओ क्या बना देती है? बतंगड़। तो अपने को बतंगड़ बनाना ही नहीं है, अपने को हर छोटी बात का ध्यान रखते हुए बढ़ना है। और अब तो अपन उत्कर्ष ऐप से जुड़ चुके हैं, तो बतंगड़ बनने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। अरे उत्कर्ष ऐप की यही तो विशेषता है और आप लोगों का प्रेम है। इसी कारण यहां पर हर एक छोटी से छोटी चीज को भी आपको बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट करते हुए आपके दिमाग में सुरक्षित कर दिया जाता है। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वास्तुकार कौन है, तो इसका वास्तुकार है जेता, इसका वास्तुकार है नाता, इसी का वास्तुकार है पोमा और इसी का वास्तुकार जो है पुंजा। यानी दोस्तों, जो मुख्य वास्तुकार है उस मुख्य वास्तुकार का नाम तो है जेता, सहायक वास्तुकार है नाता, पोमा और पुंजा। मुख्य वास्तुकार जेता है, जबकि सहायक वास्तुकार जो है नाता, पोमा तथा पुंजा है। इस बात को भी दोस्तों ध्यान रखना। सहायक का अर्थ क्या हुआ? यानी मेन तो यह है, बाकी छोटे मोटे कार्य इन्होंने ही किए थे। नेक्स्ट दोस्तों, अगला कुल कितने मंजिला भवन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कुल 9 मंजिला भवन। बताओ कुल कितने मंजिला भवन है? कुल 9 मंजिला भवन है। मित्रों, ये कुल एक ऊपर से ऊपर एक के बाद एक कुल 9 इमारतें यानी 9 मंजिलें बनी हुई है इस भवन में। अगला बिंदु क्या याद रखें गुरुजी? 9 मंजिला। अगला बिंदु दोस्तों ध्यान रखना, इस भवन की कुल ऊंचाई कितनी है? प्रत्येक फैक्ट अपने को याद होना चाहिए। कुल ऊंचाई है दोस्तों 122 फीट। बताओ कुल ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। दोस्तों, इस भवन की नीचे से चौड़ाई कितनी है? इस भवन की चौड़ाई, और चौड़ाई का अर्थ होता है हमेशा आधार से, चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों ध्यान रखना 30 फीट। ये आजकल क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं, लंबाई चौड़ाई। देखो कितने अच्छे प्रश्न हो गए। अगला दोस्तों ध्यान रखना, इस भवन के ऊपर तक जाने में कुल सीढ़ियां कितनी है? दोस्तों, इस भवन के ऊपर तक जाने में ध्यान रखना, जो कुल सीढ़ियां है वो 157 है। यानी अगर आप पहली मंजिल से 9वीं मंजिल तक पहुंचते हैं तो इसमें कुल सीढ़ियों की संख्या कितनी आएगी? 157 आएगी। दोस्तों, ये कुछ साधारण बातें हैं। इसके अलावा भी गुरुजी, अरे ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। पिक्चर पूरी क्या है? बाकी है। मित्रों, अगर अगला बिंदु पूछा जाए कि इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया, तो मित्रों ध्यान रखना, इसका जीर्णोद्वार जो करवाया जाता है वो मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के द्वारा। और मित्रों, स्वरूप सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्वार कब करवाया जाता है? दोस्तों 1857 की जब क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति के समय मित्रों राजस्थान में बहुत सारी आकाशीय बिजलियां गिरती है। 300 साढ़े 300 आकाशीय बिजलियां एक ही दिन गिरती है। और मित्रों, जब आकाशीय बिजलियां गिरी तो ये आकाशीय बिजलियां 2 स्थानों को प्रमुख रूप से राजस्थान में क्षति पहुंचाती है। एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चामुंडा माता के मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है। आकाशीय बिजली तो जानते हो, बादलों के समय, बारिश के समय कड़कती है बिजलियां। तो आकाशीय बिजली एक तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित चामुंडा देवी के मंदिर में गिरती है। मित्रों, चामुंडा माता के मंदिर पर गिरने के कारण चामुंडा माता के मंदिर की जो छत है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस कारण चामुंडा माता के मंदिर का जीर्णोद्वार वहां के तत्कालीन 1857 के क्रांति के समय के शासक तखत सिंह ने करवाया था। और मित्रों, इसी समय एक बिजली जो है इस विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर गिरती है। और मित्रों, 9वीं मंजिल पर गिरने के कारण ये ऊपर की जो मंजिल है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस कारण मेवाड़ में 1857 की क्रांति का शासक था स्वरूप सिंह। उस स्वरूप सिंह ने इसका जीर्णोद्वार करवाया। मित्रों, जीर्णोद्वार का अर्थ होता है दोबारा से मरम्मत का कार्य, रंग रोगन का कार्य, पुनर्निर्माण करवाना। बताओ कौन सा द्वार कहलाता है? जीर्णोद्वार कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़े तो अगला बिंदु ध्यान रखना। दोस्तों, ये जो है इस भवन की तीसरी मंजिल पर, इस भवन की तीसरी मंजिल पर, दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन सी मंजिल पर? इस भवन की तीसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में 9 बार, कितनी बार? 9 बार
अल्लाह शब्द अंकित। बताओ 9 बार कौन सा शब्द अंकित है? अल्लाह शब्द अंकित है मित्रों। यानी जो अरबी भाषा में 9 बार इसकी तीसरी मंजिल पर कौन सा शब्द लिखा गया है? अल्लाह शब्द लिखा गया है मित्रों। इस बात को भी ध्यान रखना, अल्लाह कौन सी भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। अगला बिंदु दोस्तों ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। अगला बिंदु 8वीं मंजिल पर, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं है मित्रों। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं, कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। यानी जो 8वीं मंजिल है इस पर कोई मूर्ति नहीं है और प्रत्येक मंजिल पर, बाकी सभी मंजिलों पर मूर्ति है, लेकिन एक मंजिल 8वीं मंजिल है जिस पर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं लगी हुई है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु मित्रों, प्रथम मंजिल पर विष्णु, प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर निर्मित। बताओ प्रथम मंजिल पर कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर निर्मित। मित्रों ध्यान रखना, प्रथम मंजिल पर जो है विष्णु मंदिर निर्मित है। और दोस्तों ध्यान रखना 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। बताओ कीर्ति स्तंभ जो 9वीं मंजिल है, इस 9वीं मंजिल पर क्या लिखी हुई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। मित्रों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। दोस्तों ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है। प्रशस्ति क्या होती है? पत्थरों पर लिखी जाती है जो किसी राजा की प्रशंसा में अथवा उस राजा के उपलब्धियों का वर्णन होता है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ये लिखी। कीर्ति स्तंभ तो खुद एक इस दुर्ग में 7 मंजिला भवन है जिस पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो 9 मंजिला भवन है इसका नाम है विजय स्तंभ और उसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। और मित्रों इसके लेखक कौन है इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के? दोस्तों ध्यान रखना, कवि अत्रि ने लिखना शुरू किया था और कवि अत्रि के बाद में इसका पुत्र कवि मेष ने इस प्रशस्ति को पूरा लिखा था। बताओ कवि मेष ने इस प्रशस्ति को क्या किया था? पूर्ण किया था। यह भी अपने को दोस्तों ध्यान रखना है। कवि अत्रि अथवा कवि मेष जो है, अत्रि ने शुरू किया, महेश भट्ट ने पूर्ण किया। प्रशस्ति का अर्थ होता है इस प्रशस्ति में राणा कुंभा की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का वर्णन है। प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर है, 9वीं पर प्रशस्ति है, 8वीं पर कोई मूर्ति नहीं है, बाकी सभी जगह मूर्तियां हैं। तीसरी मंजिल जो है इस पर 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। इसका जीर्णोद्वार स्वरूप सिंह ने यानी दोबारा से रंग रोगन का निर्माण कुंभा ने 1440 से 48 क्यों करवाया? मालवा विजय की खुशी में। वास्तुकार यानी इसका डिजाइनिंग करने वाला कौन था? नक्शा बनाने वाला कौन था? जेता, नाता, पोमा, पुंजा था। प्रमुख पूछे तो जेता। कुल कितने मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत है जिसकी कुल ऊंचाई है 122 122 फीट। नीचे आधार से जो नीचे की चौड़ाई है उसकी चौड़ाई है 30 फीट है। और इसके ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको कुल कितनी सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है? कुल कितने सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है? 157 सीढ़ियां लगी हुई है। ये दोस्तों कुछ बातें अपने को विजय स्तंभ के बारे में याद रखनी है। ठीक है गुरुजी, ये तो हम याद हो ही गई, रखनी क्या है? लेकिन दोस्तों ये तो अभी फिल्म है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। गुरुजी इतना कितना याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता हमेशा दीर्घ मेहनत, अति मेहनत, फैक्ट टू फैक्ट, प्रत्येक फैक्ट क्लियर होगा तभी सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों इसीलिए तो आपने उत्कर्ष क्लासेज का चयन किया है कि यहां पर प्रत्येक बिंदु फैक्ट के साथ, उपयोगी फैक्ट के साथ। यहां पर विजय स्तंभ के बारे में और भी कई बातें हैं, लेकिन अपन उन्हीं बातों को पढ़ते हैं जो परीक्षा में 100% पूछी जाती है दोस्तों। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और एक एक छोटी से छोटी चीज जो है वो क्लियर करवानी है। यानी बोर्ड पर लिखा गया एक एक शब्द आपके लिए हीरा मोती है, उसको आपको उठाते रहना है और संग्रहित करते रहना है दोस्तों, तब जाकर के अपनी सफलता प्रशस्त होगी। निश्चित सफलता का राह जो है अपना खुलेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी विजय स्तंभ के बारे में। दोस्तों विजय स्तंभ जो है, इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का, विजय स्तंभ को
मूर्तियों का अजायब घर। बताओ मूर्तियों का क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर वे भारतीय मूर्ति कला का, वे भारतीय मूर्ति कला का, वे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। बताओ भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। दोस्तों ये बातें तो कुछ हो गई अपने विजय स्तंभ के बारे में। मूर्तियां लगी हुई है यहां पर, सभी प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इस कारण मूर्तियों का अजायबघर या भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश इसको कहा जाता है। अगला बिंदु गुरुजी, अगला ध्यान रखना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस एवं वन विभाग, एवं वन विभाग का प्रतीक चिन्ह, एवं वन विभाग का प्रतीक चिन्ह। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं वन विभाग का प्रतीक चिन्ह। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? यानी आपने राजस्थान पुलिस का लेबल देखना, कभी राजस्थान पुलिस की टोपी के ऊपर या कोई स्टार लगता है एसपी वगैरह, तो उसके देखा होगा यहां पर एक विजय स्तंभ का लोगो लगा रहता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जब ठप्पा लगता है, सील लगती है, तो ऊपर विजय स्तंभ अंकित होता है, और वन विभाग के भी यही होता है। यानी इन डिपार्टमेंटों का, इन विभागों का प्रतीक कौन सा स्तंभ माना गया है? विजय स्तंभ माना गया है। दोस्तों अगला बिंदु, कुल लागत कितनी है इस गुरुजी? इसमें कुल लागत आई दोस्तों 90 लाख रुपए। इसमें कुल लागत बताओ कितने लाख रुपए की आई? 90 लाख रुपए। यानी जब इस भवन का निर्माण किया गया तो इस भवन में कुल कितने रुपए की लागत आई थी? 90 लाख रुपए खर्च हुए। और उस समय मित्रों, आज से 600 वर्ष पूर्व 90 लाख यानी 9,000 करोड़, वर्तमान के 100 गुना, यानी कुंभा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों आप ऐसा मान सकते हैं कि कुंभा के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि एक इतना भव्य, आज हम अपने पूर्वजों के कारण उस विजय स्तंभ के सामने सेल्फी लेकर के गर्व से कह सकते हैं कि हम उसी राजपूताना की संतानें हैं, उसी राजस्थान की संतानें हैं। ऐसे वीर महापुरुष अपने पूर्वज थे दोस्तों, जिसके ऊपर आपको हमेशा गर्व होना चाहिए कि 90 लाख रुपए उस समय खर्च करके इसका क्या करवाया गया था मित्रों? निर्माण करवाया गया। और मित्रों आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि इसके 200 साल बाद में राज सिंह ने एक झील बनाई थी, राजसमंद झील, और उस झील में 1,05,96,811 रुपए खर्च हुए। यानी 1,05,00,000 रुपए राज सिंह ने झील बनाने में खर्च की। कितनी महान उपलब्धि देखिएगा। कुल लागत 90 लाख रुपए। अगला बिंदु दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम स्मारक, राजस्थान का प्रथम स्मारक विजय स्तंभ है। राजस्थान का प्रथम स्मारक विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम स्मारक विजय स्तंभ, जिस पर 15 अगस्त 1949 ईस्वी को, 15 अगस्त 1949 ईस्वी को 1 रुपए का डाक टिकट जारी, 1 रुपए का डाक टिकट जारी, 1 रुपए का डाक टिकट क्या होता है दोस्तों? जारी होता है। 1 रुपए का डाक टिकट जारी। मित्रों ये विजय स्तंभ राजस्थान का पहला स्मारक जिस पर डाक टिकट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मैं कई बार बता चुका हूं कि डाक टिकट किसी भी प्रसिद्ध स्थल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध कोई चित्रशैली, कुछ भी हो, किसी भी प्रसिद्ध वस्तु को और प्रसिद्धि दिलाने के लिए क्या जारी किया जाता है? डाक टिकट जारी किया जाता है। दोस्तों अगला बिंदु इसके बारे में ध्यान रखना, जो राणा कुंभा थे वो भगवान विष्णु के
उपासक थे, यानी भगवान विष्णु उनके आराध्य देव माने जाते हैं। इस कारण ये भवन किसको समर्पित है? तो मित्रों ये भवन भगवान विष्णु को समर्पित है। मित्रों ये भवन बताओ किसको समर्पित है? ये भवन भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भवने भगवान विष्णु को क्या हो जाएगा? समर्पित हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ बातें अपने को बताओ किसके बारे में याद रखनी है? विजय स्तंभ के बारे में। बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये कुछ फैक्ट जो थे दोस्तों ये अपने बताओ क्या हो जाएंगे? विजय स्तंभ हो जाएंगे। दोस्तों ये तो हुई विजय स्तंभ की बात। 9 मंजिला मूर्तियों का अजायब घर, जीर्णोद्वार किसने करवाया? पहली मंजिल पर क्या, तीसरी पर क्या, 8वीं पर क्या, 9वीं पर क्या, कुल ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, कुल लागतें, और ये कुल भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, अजायब घर, राजस्थान पुलिस वन विभाग का प्रतीक चिन्ह, लागत 90 लाख। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि राजस्थान का पहला स्मारक जिस पर 15 अगस्त 1949 को कितने रुपए का डाक टिकट जारी होता है? 1949 में 1 रुपए का डाक टिकट जा रहा है और भगवान विष्णु को समर्पित। यह है दोस्तों ऐसा जो भवन बना हुआ है, उस भवन का नाम बताओ कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। लेकिन दोस्तों ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ को भी कई उपनामों से जाना जाता है। उपनाम अपने देख लिए, विष्णु ध्वज, विक्ट्री टावर, जय स्तंभ, ये कई इसके उपनाम है। लेकिन दोस्तों कई इतिहासकारों ने इसको किसी अन्य स्मारकों से तुलना की है। वो इतिहासकारों के नाम भी अपने को याद रखने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड जो है, उस कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ये तो कुतुब मीनार से बेहतर है। आपसे पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ तो कुतुब मीनार से भी बेहतर है। उपरोक्त कथन है कर्नल जेम्स टोड का। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा? उपेंद्र नाथ डे ने। विजय स्तंभ तो रोम के टार्जन के समान है, यानी रोम जो शहर है दुनिया का, उस रोम में एक इमारत बनी हुई है जिसका नाम है टार्जन। तो विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान किसने कहा? तो आप बताएंगे फर्ग्यूसन ने कहा। मित्रों फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसे संगीत की भव्य चित्रशाला किसने कहा? तो आप कहेंगे डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा। फिर पूछा जाएगा इसे लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा? तो आप बताएंगे गोपीनाथ शर्मा ने कहा। फिर आप पूछेंगे कि भारतीय मूर्ति कला की एक अनुपम निधि ये किसने कहा? तो आप बताएंगे डॉक्टर आर.पी. व्यास ने कहा। और फिर कहेंगे कि इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसने कहा? तो आप बताएंगे जी.एच. ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंदे ओझा ने कहा। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैक्ट जो है अपने इस विजय स्तंभ से और निकल करके आते हैं दोस्तों। तो यहां पर लिखते हैं दोस्तों, देखना नंबर 1 पर कुतुब मीनार से बेहतर, यहां पर लिख सकते हैं विजय स्तंभ कुतुब मीनार से बेहतर। किसने कहा? विजय स्तंभ कुतुब मीनार से बेहतर, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ। ये कथन दोस्तों राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाने वाले कर्नल जेम्स टोड ने कहा। बताओ किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि विजय स्तंभ तो कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान। बताओ अगर आपसे पूछा जाए कि जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान किसने कहा? विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान, मित्रों ध्यान रखना, रोम के टार्जन के जो समान है वो कहने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है फर्ग्यूसन। मित्रों इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान में कई बातें कही है, जैसे आमेर का प्रवेश द्वार जो गणेश पोल है इसको विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कहा है। और भी कई बातें फर्ग्यूसन ने कही है। और यहां पर फर्ग्यूसन क्या कह रहा है कि यह तो रोम की जो इमारत है उस टार्जन के समान विजय स्तंभ है। अगला बिंदु, विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा? तो दोस्तों ध्यान रखना, विजय स्तंभ जो है, इस विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज, विजय स्तंभ को जो है विष्णु ध्वज कहने वाले इतिहासकार का नाम है उपेंद्र नाथ डे। बताओ किसने कहा था? उपेंद्र नाथ डे ने। दोस्तों ध्यान रखना, उपेंद्र नाथ डे इसको विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहते। क्यों कहते? क्योंकि पहली मंजिल पर भगवान विष्णु का मंदिर है और ऊपर उनकी ध्वजा है, यानी विष्णु की ध्वजा या विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ डे ने। यह सबसे महत्वपूर्ण कथन है। दोस्तों संगीत की भव्य चित्रशाला जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ को
संगीत की भव्य चित्रशाला। बताओ किसने कहा? संगीत की भव्य चित्रशाला, यानी संगीत की भव्य। कथन दोस्तों आपको इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ये अपने को याद होने चाहिए। ये कहा था डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। बताओ इतिहासकार डॉक्टर सीमा राठौड़, और इस डॉक्टर सीमा राठौड़ ने क्या कहा कि ये तो संगीत की भव्य चित्रशाला है। ऐसा इसने क्यों कहा? क्योंकि यहां पर मित्रों कुंभा के कई ग्रंथों के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है। यानी आप संगीत क्षेत्र में, कुंभा संगीत प्रेमी था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो उस संगीत की भी जानकारी मिलती है, यानी संगीत का भी चित्रण है। इस कारण इसको संगीत की चित्रशाला किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर सीमा राठौड़ के द्वारा कहा गया। मित्रों अगला बिंदु आपसे पूछा जाएगा, विजय स्तंभ लोक जीवन का रंगमंच है। यानी जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ लोक जीवन का रंगमंच। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? लोगों के जीवन जीने का एक अनूठा उदाहरण है। यानी लोगों के सामने ये चुनौती बनकर कि हां इमारत हो तो कैसी, विजय स्तंभ जैसी। ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम बताओ दोस्तों क्या है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि यह विजय स्तंभ तो क्या है? लोक जीवन का रंगमंच है। मित्रों अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा शास्त्र की, हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि। मित्रों ये किसने कहा? तो दोस्तों ध्यान रखना, इस कथन को कहने वाले प्रोफेसर साहब थे डॉक्टर आरपी व्यास। डॉक्टर आरपी व्यास। और डॉक्टर आरपी व्यास ने क्या कहा कि ये तो हिंदू देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं होती है, उन हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा शास्त्र की एक अच्छा उदाहरण है, अच्छी निधि है। और सीधा मूर्ति कला की अनुपम निधि या मूर्ति कला का विश्वकोश, ऐसा भी लिख सकते हैं कि मूर्ति कला की अनुपम निधि, मूर्ति कला की अनुपम निधि, अथवा प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि भी लिख सकते हो आप। मूर्ति कला की अनुपम निधि अथवा विश्वकोश। बताओ ये किसने कहा? दोस्तों ये कहा था, आपने ध्यान रखना, डॉक्टर जी.एच. ओझा। और डॉक्टर जी.एच. ओझा का अर्थ क्या हो जाएगा? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। मित्रों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ये कुल इस विजय स्तंभ के बारे में उपनाम है, ये भी दोस्तों अपने को याद होने चाहिए। तो ये है दोस्तों अपना प्रमुख रूप से विजय स्तंभ। बताओ सब विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आना चाहिए कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। दोस्तों विजय स्तंभ 9 मंजिला है। क्या क्या है? डाक टिकट जारी, किन किन विभागों का प्रतीक चिन्ह, ऊंचाई चौड़ाई, पहली तीसरी 8वीं 9वीं मंजिल पर क्या क्या है, इसके बारे में कितनी लागत आई, कितना खर्चा आया, और क्या क्या है, क्या क्या कहा जाता है। तो वो सारी बातें अपने पढ़ी। और उसके बाद ये उपनाम किस किस इतिहासकार ने क्या क्या कहा, ये बातें भी दोस्तों अपने को किसके बारे में पता होनी चाहिए? विजय स्तंभ। यहां पर मित्रों विजय स्तंभ से परीक्षा में बनने वाले प्रत्येक फैक्ट के ऊपर अपने चर्चा की। और इसके ऊपर अनावश्यक फैक्ट हो सकते हैं कि ये आया वो आया, लेकिन अगर ये फैक्ट अपने लिए पर्याप्त है, किसी भी स्तर की आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, तो इससे बाहर कोई भी फैक्ट नहीं बनता ही नहीं है, उपयोगी कोई मतलब ही नहीं होता बनने का। मित्रों ये सारे तथ्य जो है विजय स्तंभ के बारे में अपने को याद रखने हैं। ठीक है गुरुजी, ये याद रख लेंगे। दोस्तों मैंने कहा कि विजय स्तंभ के 9वीं मंजिल के ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जो कवि अत्रि व कवि मैस ने लिखी। मित्रों उस प्रशस्ति के अंदर कुंभा के विजयों का वर्णन, कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन, कुंभा के कई ग्रंथों का वर्णन है। वो तो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, लेकिन दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही एक और स्तंभ बना हुआ है छोटा सा,
उस स्तंभ का नाम है दोस्तों कीर्ति स्तंभ। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसी विजय मंजिल की 9वीं मंजिल के ऊपर अंकित है। तो एक और दोस्तों यहां पर भवन बना हुआ है और उस भवन का नाम बताओ कौन सा स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ। दोस्तों यहीं पर एक और भवन बना हुआ है, उस भवन का नाम बताओ कौन सा स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ। मित्रों ये जो कीर्ति स्तंभ है, इसी कीर्ति स्तंभ को दोस्तों जैन प्रशस्ति भी कहा जाता है। बताओ इसी कीर्ति स्तंभ को क्या कहा जाता है? जैन प्रशस्ति कहा जाता है। दोस्तों कीर्ति स्तंभ को जैन प्रशस्ति कहा जाता है, यह बात तो ठीक है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया और क्या हुआ, वो सारी बातें अपने को और देखनी है। मित्रों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 4 लाइनें आपको याद रखनी है कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो मित्रों एक जैन व्यापारी था जिसका नाम था जिज्ञासा। लिख सकते हैं निर्माण, और निर्माण दोस्तों इसका करवाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम जैन व्यापारी, और जैन व्यापारी बताओ कौन था? जिज्ञासा था। बताओ जैन व्यापारी का नाम क्या था? जिज्ञासा, जिसने इस स्तंभ का निर्माण करवाया। मित्रों ये कुल 7 मंजिला भवन है। बताओ कुल कितने मंजिला भवन है? कुल 7 मंजिला भवन है। मित्रों ये 7 मंजिला भवन हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कुल ऊंचाई कितनी है इसकी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसकी कुल ऊंचाई जो है वो कुल ऊंचाई 76 फीट है। बताओ कितने फीट है? 76 फीट है। और ये एक जैन धर्म का प्रमुख स्मारक है। ये जैन धर्म का प्रमुख स्मारक है। बताओ किसका प्रमुख स्मारक है? जैन धर्म का स्मारक। क्योंकि इसका निर्माण ही बताओ किसके द्वारा करवाया जा रहा है? जैन व्यापारी जिज्ञासा के द्वारा। अपन ने विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा कि विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। तो भगवान विष्णु को क्यों समर्पित है? क्योंकि भगवान विष्णु का उपासक थे अपने राव कुंभा। और अब ये जैन मंदिर है, जैन स्मारक है। तो बताओ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को ही अपन आदिनाथ कहते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना ऋषभदेव अथवा आदिनाथ को समर्पित कौन सा स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ। जबकि विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। एक लाइन और लिख सकते हैं यहां पर, ये भवन, ये जो भवन है, ये भवन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार, ये भवन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार आदिनाथ अथवा ऋषभदेव को समर्पित है। आदिनाथ, आदिनाथ अथवा बताओ किसको समर्पित है? ऋषभदेव को समर्पित है। मित्रों आदिनाथ अथवा ऋषभदेव को समर्पित बताओ अपना कौन सा भवन है? विजय स्तंभ क्या? कीर्ति स्तंभ है, जो कुल कितने मंजिला भवन है? 7 मंजिला भवन है। यह है दोस्तों अपना इसी विजय स्तंभ के सामने बना हुआ कीर्ति स्तंभ। बताओ चित्तौड़गढ़ के दोनों भवन आपको बिल्कुल आसानी से याद होंगे कि नहीं होंगे? एक 9 मंजिला, दूसरा 7। एक की ऊंचाई 122 फीट, दूसरे की 76 फीट। एक विष्णु को समर्पित, दूसरा आदिनाथ को समर्पित। एक का निर्माता कुंभा तो दूसरे का निर्माता बताओ कौन है? अपना जैन व्यापारी जिज्ञासा। ये दोनों भवन आमने सामने बने हैं और दोनों के दोनों भवन कौन से गढ़ में बने हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में। तो ये है दोस्तों अपना विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के अलावा दोस्तों कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ। और कीर्ति स्तंभ के अलावा दोस्तों बताइए इस दुर्ग के प्रमुख महल मालिए, प्रमुख महल मालिए जो है वो पढ़ लिए, सरोवर पढ़ लिए, प्रवेश द्वार पढ़ लिया, इस दुर्ग के उपनाम पढ़ लिए। इस दुर्ग के अंदर दोस्तों और क्या रह जाता है? यह दुर्ग दोस्तों 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। और वो 3 शाकों के अलावा इस दुर्ग के बारे में क्या रह जाता है दोस्तों? इस दुर्ग की कुछ जानकारियां और रह जाती हैं। देखिएगा दोस्तों 3 प्रमुख शाखे होते हैं इस दुर्ग में, और 3 प्रमुख शाखों के बाद में कुछ एक जानकारियां और अपने को इस दुर्ग के बारे में याद रखनी है। देखिएगा दोस्तों ये अपना बना हुआ है, बताओ राजस्थान का कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। दोस्तों इस चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको पहला बिंदु याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसको कहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अगर आधुनिक निर्माता पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता बताओ कौन कहलाता है? राणा कुंभा कहलाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा कहलाता, यानी इसका पुनर्निर्माण या वास्तविक रूप से इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने।
मित्रों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मार्ग जो है वो सर्पिलाकार मार्ग है। बताओ कैसा मार्ग है? सर्पिलाकार। ये प्रश्न भी पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रवेश का मार्ग है वो कैसा? सर्पिलाकार। और ये मार्ग भी किसने बनवाया था दोस्तों? यानी यहां जाने के लिए जो रास्ता साफ करवाया था वो भी बताओ किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा के द्वारा। मित्रों, तीसरा बिंदु आपसे पूछा जा सकता है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो आकृति है वो बताओ किसके समान है? व्हेल मछली के समान। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो आकृति है वो व्हेल मछली के समान है। बताओ कौन सी मछली के समान है? व्हेल मछली के समान है दोस्तों। व्हेल मछली जिस आकार में होती है उसी आकार में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, उसी व्हेल मछली के समान जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है। यह भी दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है। अगला बिंदु दोस्तों, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अपने को क्या ध्यान रखना है? व्हेल मछली के समान तो हो गई। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है, तो मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, आप कहेंगे किससे बड़ा है? लंबाई में एक, चौड़ाई में एक, ऊंचाई में है, गहराई में। मित्रों हर दृष्टि से कैसे भी पूछे आपको बताओगे कि 2 किलोमीटर लंबा व 8 से 9 किलोमीटर चौड़ा। 8 से 9 किलोमीटर चौड़ा। मित्रों इतना लंबा चौड़ा, 2 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर तो बताओ इसकी क्या है? लंबाई है। वे 8 से 9 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। मित्रों इतना विशाल जो दुर्ग है, अपना बताओ कौन सा गढ़ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ बना हुआ है। यह हो गया दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। अगला बिंदु दोस्तों ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, तो मित्रों जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट बताओ कौन सा गढ़ हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा दोस्तों। यह भी अपने को क्या रखना है? ध्यान रखना है। लिविंग फोर्ट का तो होता रेवासी किला। राजस्थान में 2 लिविंग फोर्ट है, एक तो चित्तौड़गढ़ और दूसरा कौन सा? जैसलमेर। अगला बिंदु दोस्तों क्या ध्यान रखोगे? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है। बताओ जिसमें क्या होती है? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है। ये बताओ दुर्ग कौन सा दुर्ग है? ये भी अपना दोस्तों चित्तौड़गढ़ है। यानी राजस्थान में ऐसा और कोई दुर्ग नहीं है जिसमें खेती होती है। ये दुर्ग अपना एकमात्र दुर्ग है चित्तौड़गढ़। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अगर आपने पूछ ले कि प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया, तो दोस्तों ध्यान रखना इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम जो विदेशी आक्रमणकारी है, यह प्रथम विदेशी आक्रमणकारी जो था वो दोस्तों मामू था। बताओ कौन था? मामू। और ये मामू जो है अफगान से आया। बताओ कहां से आया था? अफगान। अफगान का शासक, तुर्की शासक यानी जो है मामू था, इसने इस राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पर पहला क्या किया था? विदेशी आक्रमण। और दोस्तों इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कथन क्या है? इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कथन है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़े गढ़े बाकी सब गढ़ैया, बाकी सबे गढ़ैया। इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों? बाकी सब गढ़ैया, इसका अर्थ हो गया कि सबसे बड़ा दुर्ग यही है, इसके सामने बाकी सब गढ़ैया लगते हैं। और यह कथन कहने वाले इतिहासकार का नाम बताओ क्या था? अबुल फजल। अबुल फजल ने कहा है कि राजस्थान गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये प्रमुख रूप से अपने राजस्थान के कौन से गढ़ के बारे में दोस्तों अपने को ध्यान रखना है? चित्तौड़गढ़। पहले अपन निर्माण, उसके बाद में महल मालिए, कुंड, हवेलियां, छत्रियां, उसके बाद में मंदिर, मंदिर के बाद में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, और उसके बाद कुछ ऐसी बातें और ध्यान रखना। निर्माता तो हो गया चित्रांगद मौर्य,
आधुनिक निर्माता किसको कहते? राणा कुंभा। मित्रों, इस दुर्ग का एक छोटा दरवाजा जिसे लाखेटा की बारी कहते हैं। मित्रों, इस दुर्ग का जो छोटा दरवाजा है, जो पीछे का उत्तरी दरवाजा है, उस दरवाजे को बताओ क्या कहते? लाखेटा बारी कहते। बताओ कौन सी बारी कहते? लाखेटा बारी। मित्रों, आधुनिक निर्माता हो गया राणा कुंभा। और इस दुर्ग में जाने का जो मार्ग है वो सर्पिलाकार बना हुआ, यानी सांप के आकार के समान पर्लयाकार बना हुआ है। आकृति है वेल मछली के समान। गंभीरी बेड़स नदी के संगम पर स्थित मैसा के पठार पर वो अपने शुरुआती चरण में देखा। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, 2 किलोमीटर लंबा व 8 से 9 किलोमीटर चौड़ा दुर्ग है, ये दोस्तों ध्यान रखना। इसके बाद प्रथम विदेशी आक्रमण मामू के काल में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। और मामू के काल आक्रमण के समय यहां का स्थानीय जो शासक था वो खुमान सिंह था, मेवाड़ का दोस्तों, बप्पा रावल के बाद। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, यानी राजस्थान में कुल लिविंग पोर्ट है ही कितने? 2। और इसके बाद राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती, यानी दोस्तों इसके बीच में कुछ भाग ऐसा भी है जो खुला है, जहां पर आराम से क्या की जा सकती है? खेती की जा सकती है दोस्तों। और इस दुर्ग के बारे में बताओ क्या कहा गया? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सबे गढ़ैया। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के बारे में। अब दोस्तों ये तो हो गया अपने चित्तौड़गढ़ का महत्वपूर्ण बातें। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रसिद्ध 3 साके बच गए, जो अपन दोस्तों पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पार्ट 3 में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।